नमस्ते दोस्तों, आप सबको स्वागत है एक और मिलिट्री हिस्ट्री के एपिसोड में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारत के वीर जवानों की अनबीटेबल कहानियों की, जो हमें हमेशा इंस्पायर करती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने जम्मू डिवीजन ऑपरेशंस 1948 और राजौरी की मिलिट्री ऑपरेशंस वेल वीडियोस नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले उन्हें जरूर देखें। वो वीडियोस एक फाउंडेशन है जो आपको समझने में मदद करेंगे कि झंगर की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या थी और ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट कैसे इवॉल्व हुआ। तो जाइए, पहले वो देख लीजिए, फिर इस वीडियो पर वापस आइए। ट्रस्ट मी, इट विल ऑल मेक मच मोर सेंस। और दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसे हम लोगों को और एज अ कंटेंट बनाने में मदद मिलेगा। दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग, अब चलिए शुरू करते हैं। आपने सुना था कि कैसे जम्मू डिवीजन ऑपरेशंस 1948 और राजौरी की मिलिट्री ऑपरेशंस ने हमारे भारत की सॉवरेंटी को सेफगार्ड किया। आज हम इस कहानी के एक और क्रिटिकल चैप्टर पर बात करेंगे, ट्रूप डिस्पोजिशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट इन झंगर। झंगर एक ऐसी जगह जो ना सिर्फ जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस रखती है, बल्कि टैक्टिकल ब्रिलियंस का एक जिंदा एग्जाम्पल भी है। ये एपिसोड उन ब्रेवहर्ट्स की कहानी है जिन्होंने अपने पोजीशनिंग, प्लानिंग और शेयर विल पावर से झंगर को एनिमी के हाथ से बचा कर रखा। आप रेडी है? तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रूप डिस्पोजिशंस इन झंगर एरिया। झंगर की जियोग्राफिकल लोकेशन एक लाइफलाइन है, क्योंकि ये क्रिटिकल सप्लाई राउट्स को कनेक्ट करती है। जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस, जैसे हमने राजौरी के स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को देखा था, वैसे ही झंगर भी एक चोक पॉइंट था। अगर ये एनिमी के कंट्रोल में चला जाता तो हमारे सप्लाईज और ट्रूप्स के लिए एक मेजर चैलेंज खड़ा हो सकता था। ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ट्रूप्स का पोजीशनिंग ऐसे किया गया कि वो की टेरेन सिक्योर कर सके और एनिमी की मूवमेंट्स को डिसरप्ट करें। अडैप्टिव डिप्लॉयमेंट। बैटलफील्ड में फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी थी, क्योंकि एक डायनामिक एनिमी के साथ स्टैटिक रहना सुइसाइडल होता। ट्रूप्स को रैपिड रिस्पॉन्स के लिए डिप्लॉय किया गया था। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, झंगर सिर्फ एक बैटलफील्ड नहीं था, ये एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट का एपिसेंटर था। लॉन्ग स्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट। राजौरी की तरह ही झंगर रीजन भी हमारी हिस्ट्री का एक कंटेंशियस पार्ट रहा है। यहाँ का कंट्रोल हर एक साइड के लिए प्रेस्टीज और पावर की बात थी। वाइटल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर्स। जैसा हमने नौशेरा जम्मू सप्लाई लाइंस की बात की थी, वैसे ही झंगर भी क्रिटिकल सप्लाई राउट्स के लिए एक स्ट्रैटेजिक हब था। एथनो-पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज, लोकल पॉपुलेशन और एथनिक डायनामिक्स ने कॉन्फ्लिक्ट को और कॉम्प्लेक्स बनाया, और यहां न्यूएंस्ड मिलिट्री स्ट्रैटेजीज की जरूरत थी। एनिमी डिस्पोजिशंस। एनिमी की टैक्टिक्स ने बैटलफील्ड को एक माइंड गेम बना दिया था। डिफेंसिव पोस्चर। एनिमी की ट्रूप डिप्लॉयमेंट्स डिफेंसिव थी, ताकि अपने सप्लाई राउट्स को सिक्योर कर सके। एसिमेट्रिक टैक्टिक्स। हिट एंड मैनूवर्स और क्विक स्ट्राइक्स का इस्तेमाल करके वो हमारे लॉजिस्टिक्स को डिसरप्ट करते रहे। ये टैक्टिक्स ह्यूम राजौरी और नौशेरा की ऑपरेशंस की याद दिलाता है। एथनिक कंसिडरेशंस। एनिमी फोर्सेस ने लोकल एथनिक डायनामिक्स का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन हमारी ट्रूप्स ने ये समझकर स्ट्रैटेजीज बनाई। 50 पारा ब्रिगेड्स एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। 50 पारा ब्रिगेड का रोल यहां काफी पिवटल था, जैसे राजौरी में हमने देखा था। एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। झंगर रीजन को कंट्रोल करना इनका मेन मिशन था। ये रीजन सप्लाई राउट्स और ट्रूप मूवमेंट्स के लिए क्रिटिकल था। ट्राइपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन। ब्रिगेड को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया, जो ऑपरेशनल, एथनिक और लॉजिस्टिकल चैलेंजेस को टैकल कर सके। अडैप्टिव डिप्लॉयमेंट। फ्लेक्सिबिलिटी इन डिप्लॉयमेंट उनकी स्ट्रेंथ थी, जो रैपिड रिस्पॉन्स और लोकल पॉपुलेशन के साथ इफेक्टिव एंगेजमेंट के लिए काफी जरूरी थी। वन राजपूत पोजीशंस। वन राजपूत रेजिमेंट के पिकेट्स यहां एक सर्वेलेंस नेटवर्क का काम कर रहे थे। पिकेट लोकेशंस, की एक्सेस पॉइंट्स और चोक पॉइंट्स पर पिकेट्स लगाए गए, जो एनिमी की मूवमेंट्स को डिटेक्ट कर सके। पिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिकॉग्नाइजेंस और एनिमी डिसरप्शंस इनका प्राइमरी काम था। कोऑर्डिनेशन। हर पिकेट का कोऑर्डिनेशन एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वेलेंस नेटवर्क बनाता था, जो टाइमली इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता। 3 पारा, महराथा ली एंड 3 पारा
राजपूत पोजीशंस। राजौरी और सैप्सकॉट ऑपरेशंस की तरह यहां भी पारा रेजिमेंट्स ने अपना बेस्ट दिखाया। पारा महराथाली की चोक पॉइंट्स पर डिप्लॉय करके इन्होंने एनिमी लॉजिस्टिक्स को डिसरप्ट किया और अर्ली वार्निंग्स प्रोवाइड की। कोऑर्डिनेशन। पारा राजपूत और पारा महराथा के बीच का कोऑर्डिनेशन एक फ्लॉलेस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बनाता था। झंगर कैंप डिफेंसेस। झंगर की डिफेंसेस स्ट्रेटेजिकली डिजाइन थी। डिफेंसिव एम्प्लेसमेंट्स, फोर्टिफाइड पिकेट्स और रिकनाइसेंस यूनिट्स ने एक रोबस्ट डिफेंस बनाई। कोऑर्डिनेटेड सर्वेलेंस। हर यूनिट के बीच का सीमलेस कोऑर्डिनेशन झंगर कैंप को एक इम्प्रेग्नेबल पोजीशन बनाता था। एनिमी एक्टिविटीज। एनिमी की स्ट्रैटेजीज हमेशा डिसरप्टिव रही है। रिकनाइसेंस में 1948 में हाइटेंड रिकनाइसेंस ने उनके इंटेंशंस को क्लियर कर दिया था। हिट एंड रन टैक्टिक्स। सप्लाई राउट्स को डिसरप्ट करना उनका मेन फोकस था। एक्सप्लॉइटिंग एथनिक टेंशंस। लोकल पॉपुलेशंस के साथ ट्रस्ट अंडरमाइन करने की उनकी कोशिश हमारे न्यूएंस्ड अप्रोच से फेल हो गई। द डिफेंसिव बैटल ऑफ झंगर। 10th में 1948 का अटैक एक डिसाइसिव मोमेंट था। इंडियन डिफेंस, 50 पारा ब्रिगेड और उनके सर्वेलेंस नेटवर्क ने एनिमी का हर अटैक रिपेल किया। ऑपरेशनल टेम्पो। रिकनाइसेंस और डिसरप्शन मिशन से इंडियन आर्मी अपने टेम्पो को मेंटेन रख पाई। ऑपरेशंस अगेंस्ट सैप्सकॉट एंड एमजी हिल। ये ऑपरेशंस झंगर के कंट्रोल के लिए क्रिटिकल था। रेड ऑन सैप्सकॉट। एनिमी को सैप्सकॉट से हटाकर सप्लाई राउट्स क्लियर किए गए। सिक्योरिंग एमजी हिल। ये हिल कैप्चर करके एनिमी के ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स को न्यूट्रलाइज किया गया। डेथ ऑफ ब्रिगेडियर उस्मान। 3 जुलाई 1948 को ब्रिगेडियर उस्मान का शेलिंग में शहीद होना एक ट्रैजिक मोमेंट था। इंडियन रिस्पॉन्स। हमारी फोर्सेस ने एरिया को सिक्योर किया और एनिमी के प्रेजेंस को एलिमिनेट किया। मोटिवेशन। ट्रूप्स ने इस लॉस को अपनी स्ट्रेंथ बनाया और ऑपरेशंस को और एग्रेसिव किया। हैंगर की कहानी भारत की टैक्टिकल ब्रिलियंस और अनवेवरिंग करेज का एक और एग्जाम्पल है। अगर आपको ये स्टोरी एंगेजिंग लगी तो प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें जहां हमने राजौरी और जम्मू डिवीजन ऑपरेशंस की कहानी बताई है। जय हिंद।